वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला होता है। पूरा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन के उसको समझ लो। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह का क्या मतलब होता है? तो मैंने बताया कि जैसे आप लोग पढ़े हो तो उसमें अगर का के बाद गा रख दिया तो अव्यवस्थित हो जाएगा, का के बाद खा आता है, फिर गा, फिर घा। इस तरह पूरा व्यवस्थित क्रम में अगर लिखा हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको वर्ण या ध्वनि कहते हैं। और ये भाषा का श्रव्य रूप है। कैसा रूप है? भाषा का श्रव्य रूप है ध्वनि या वर्ण। और दृश्य रूप क्या होता है? लिपि होती है, और हमारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसको दृश्य रूप कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण या ध्वनि जब मिलती है तो क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। जैसे का और आ मिलके का बने हैं, और अक्षर मिलते हैं तो शब्द या पद बनता है। अगर अक्षर मिलते हैं जैसे घा और रा मिल गए तो क्या बन गया? घर बन गया, शब्द या पद बनेगा। अगर ये शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत होता है तो पद कहलाता है। जैसे जंगल में शेर रहता है, शेर एक वाक्य के अंतर्गत आया है तो पद है। यहाँ पे शेर क्या है? पद है। अगर स्वतंत्र रूप से लिखा है तो वही शब्द कहलाता है। दोनों में ही फर्क है। जो शब्द होता है वहां स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द मिलते हैं या पद मिलते हैं तो पदबंध बनते हैं। पद अगर मिलते हैं तो पदबंध बनते हैं, पदबंध मिलते हैं तो उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य मिलके वाक्य बनाते हैं। तो भाषा की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य जरूरी होता है। वाक्य ही भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो वर्णमाला है हिंदी की वर्णमाला स्वर व्यंजन में बटी हुई है। स्वर की संख्या 11 है, छोटा आ से लेकर होता है। स्वर के बाद आयोग वाह आते हैं। आयोग वाह 2 हैं, अन और आहा। अन को अनुस्वार कहते हैं, आहा को तीसरे कहते हैं। फिर व्यंजन है जिसकी संख्या 33 है। फिर उपस्थित व्यंजन है डा और ढा। ये वर्णमाला के जो डा ढा है उनसे थोड़ा भिन्न है। इनमें बिंदी होती है जबकि वर्णमाला वाले में बिंदी नहीं होती। और उनसे जो शब्द शुरू होते हैं वो प्रारंभ में ही रहते हैं, शुरुआत में ही रहते हैं। मगर यहाँ जो है इनसे जो शब्द बनते हैं उपस्थित व्यंजन से, या तो बीच में रहते हैं या फिर बाद में रहते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन है। तो उपस्थित व्यंजन में ये जो डा ढा है ये तो बीच में मिलेंगे या फिर बाद में मिलेंगे, शुरू में नहीं मिलेंगे। जो संयुक्त व्यंजन है ये 4 है, छत्र, ज्ञा और श्रा। जो छा है का और मूर्धन्य सा से बना है, त्रा ता और रा से। इसी तरह ज्ञा जो है जा और या से बना है, श्रा सा और रा से बना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि छतरी वाले छा का शब्दकोश में स्थान किसके बाद आएगा, किसके बाद स्थान आएगा। तो जो छतरी वाला छा है किससे बना है? का से और मूर्धन्य सा से बना है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी जो होती है उसमें एक बार दिया था, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे समझ लो कि पहले का वाले शब्द आएंगे, का वाले के बाद फिर छतरी वाला छा वाला आएगा, इसके बाद फिर खा वाला आएगा। यही क्रम होगा। तो हिंदी की वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण हैं। टोटल 52 वर्ण है हिंदी की वर्णमाला में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ थर्मस और त्रिशूल लेकर मैंने आपको बताया था कि ता और था से जो शब्द हैं इनमें से कौन सा शब्द को से पहले आएगा? पहले कौन सा आएगा? त्रा आएगा। तो त्रिशूल पहले आएगा ना। त्रिशूल पहले इसलिए आएगा क्योंकि ता के बाद त्रा वाले शब्द आएंगे, फिर उसके बाद जो था वाले आएंगे। स्वर का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जिसमें से पहला आधार है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर महर्षि पाणिनि ने वर्गीकरण किया था। तो इस आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और छंदों में इनके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है। ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा और री है।
दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ है। जो ह्रस्व स्वर है इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, और पुलुत स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दोनों से ज्यादा समय लगता है पुलुत स्वर में। तो जैसे राम और ओम इसके एग्जाम्पल है। स्वरों में भी व्यंजन की तरह संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे ए है, ए ऐ ओ और औ। इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर के मिलने से ही बनते हैं। आ ई के मिलने से ए बना है, और आ और ऊ के मिलने से ओ बना है। अब इसमें कोई अगर दीर्घ हो जाएगा तो ऐ और औ आ जाएंगे। तो ए और ए औ को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। एग्जाम में कभी भी ये आ जाता है कि संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? संयुक्त वर्ण कितने होंगे? 4 की 8? 8 होंगे ना। 4 संयुक्त व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त स्वर हो गए, तो 4 4 मिला कितने हो गए? 8 हो गए। संयुक्त वर्ण कितने हो गए? 8। संयुक्त स्वर 4 और संयुक्त व्यंजन 4, संयुक्त वर्ण कितने? 8। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ, संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या और स्रा, और संयुक्त वर्ण कितने हैं? 8। सो मिला। अब मुख खुलने के आधार में पहला आधार था मात्रा के आधार पे, दूसरा है मुख खुलने के आधार पे। मुख खुलने के आधार पे संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त है। संवृत्त में ई और ऊ है, अर्धसंवृत्त में ओ है, ओ और ए है, विवृत्त में बड़ा है और अर्धविवृत्त में बाकी जो बचते हैं वो सब अर्धविवृत्त में। संवृत्त में मुख लगभग बंद रहता है, बहुत थोड़ा खुलता है, और थोड़े से अधिक अगर खुले तो अर्धसंवृत्त। विवृत्त में पूरा मुख खुलता है। इसी तरह अर्धविवृत्त में भी मुख अधिक खुलता है, मगर विवृत्त की तुलना में थोड़ा कम। जीवा के आधार पे, जीवा का जो अग्र भाग है, मध्य भाग है, पक्ष भाग है, 3 भाग है ना। तो जीवा के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर है। अग्र स्वर कौन सा है? ई और ए है। मध्य स्वर में केवल आ है और पक्ष स्वर है, बाकी जो भी बचे हैं वो सब पक्ष स्वर में आ जाते हैं। अब याद कैसे करोगे आप लोग? तो याद करने का तरीका ये है कि आप जिसमें कम अक्षर है वहीं आप याद कर लो। जैसे अग्र वाला याद कर लो और मध्य वाला याद कर लो, बाकी जो बच रहा है पक्ष में चला जाएगा। यहाँ पे याद कैसे करोगे आप? विवृत्त ध्यान रख लो, एक ही वर्ण है, और अर्धसंवृत्त हुए है, बाकी संवृत्त में आप ध्यान रख लो, संवृत्त, और बाकी सब किस में जाएंगे? एक कुछ छोड़ दो आप, चूंकि अगर लिखते समय भूलो एग्जाम में आए तो आप बाकी 3 के सहारे उसको भी लिख सकते हो। चलिए आगे आप तेजी से लिखिए, इसको जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप बहुत टाइम हो चुका है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझको लग रहा है, इसलिए मैं तेजी से पूरा जो बचा हुआ है वर्ड हमारा उसको पढ़ा रहा हूं। तो मुख खुलने के आधार पे हो गया, जीवा के आधार पे हो गया, और मात्रा के आधार पे 3 आधार पे हो गए ना। चौथा आधार है ओठों के आकार के आधार पे। तो होठों के आकार के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, ये 2 प्रकार हैं। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है ना। तो वृत्त गोल होता है, तो अगर किसी स्वर को उच्चारण करते समय ओठ दोनों मिलकर भी गोलाकार रचना बना लें तो वृत्तमुखी की श्रेणी में आ जाएगा। तो वृत्तमुखी की श्रेणी में कौन कौन है? ऊ है और यही है चारों ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आओ, ये वृत्तमुखी की श्रेणी में है। देखो आप जैसे एक बार आप भूल सकते हो और है कि नहीं, कभी इसके पहले जब इसको तोड़ा गया था तो उसमें ऊ आया था ना। ऊ आप बोलते हो तो ऊ जो है बोलने पर वो गोलाकार हो जाता है। इन चारों में ऊ है, और औ भी तो ऊ से बने हैं, संयुक्त स्वर है ना। आप ऊ का ध्यान रखिए, बस ऊ से जो भी बने हैं वो सब आप लिख दीजिए, यही चारों हैं। अब बाकी जो भी है वो सब किस में आ जाएंगे?
आवृतमुखी में आ जाएंगे। तो बाकी सभी जो है इसमें आ गए आवृतमुखी। ये सब जो है इसमें आ जाएंगे। होठों के आकार के आधार पे स्वर दो प्रकार के हैं। इसके बाद बचता है नाक और मुख से हवा निकलने का आधार। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं वो बताएं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है समझने में? वर्णमाला समझने में कोई दिक्कत नहीं है? इसके आधार पे भी स्वर दो प्रकार के हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। याद करने जैसा बहुत कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल आसान है। निरनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब, अनुनासिक मतलब क्या है कि नाक और मुख दोनों से हवा निकले। नाक एवं मुख से हवा निकलने के आधार पे है ना, नाक और मुख दोनों से हवा निकले और इसमें हवा केवल मुख से निकले। अनुनासिक वर्ण भी वर्णमाला में है, 5 अनुनासिक व्यंजन भी है, यांग, आना, नामा। मगर यहाँ स्वरों की बात हो रही है। तो नाक और मुख दोनों से कब निकलेंगे? जब जैसे चंद्र बिंदु एक तो आ जाए इस तरह के, हाँ, अगर चंद्र बिंदी वाले या बिंदी वाले आते हैं तो जो है वो इस श्रेणी में आएंगे। चंद्र बिंदी वाले आए या फिर अन की बिंदी वाले आए तो फिर इस श्रेणी में आ जाएंगे। नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है अनुनासिक स्वर में, और इसमें नाक और मुख दोनों से हवा नहीं निकलती। इसमें बिना बिंदी वाले और बिना चंद्र बिंदी वाले सब आ जाएंगे ना। जैसे आ हुआ, ई हुआ, इस तरह के जितने भी हैं बिना बिंदी और बिना चंद्र बिंदी वाले सब इसी श्रेणी में आ जाएंगे और नासिक में, निरनुनासिक में आ जाएंगे। और नासिक में कौन आएंगे? जिसमें बिंदी हो या चंद्र बिंदी हो। तो स्वर का वर्गीकरण इन 5 आधारों पर किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। सुनील सर जी आए नहीं? आ जाए बता दीजिए। अब स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। जो स्वर के उच्चारण स्थान है जैसे कंठ, मूर्धा, तालु। तो कंठ से किसका इसका उच्चारण होता है? छोटा बड़ा। मूर्धा से री, क्यों? तालु से ई बड़ी। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, री। और ओष्ठ से छोटा हो बड़ा हो। अब इसके बाद ए और ओ बचे हैं ना, हाँ, तो उसको आप ध्यान रखिए। जो ए है क्योंकि ये छोटा और छोटी ई से बना है, छोटा और छोटी ई से बना है। छोटी ई किसमें है? छोटी ई है ताल में, और छोटा किसमें है? कंठ में है। तो ए किसमें हो जाएगा? कंठ ताल से। कंठ ताला स्वर कहते हैं इसको ना, कंठ ताला स्वर है। और ओ बचा है
उसी तरह आप इसको पकड़ सकते हो, छोटा और छोटा ऊ से बना है, तो छोटा ऊ ओष्ठ में है और छोटा किसमें है, कंठ में, जिसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। समझ पाए नहीं? ऐसे अगर इसको तोड़ने से एक आइडिया लग जाएगा, अगर भूलो कभी आप कि अ उच्चारण स्थान क्या है, तो अ को आप तोड़ो, तो अगर आ और ई का पता है, आ और ऊ का पता है, तो आ और ऊ को जोड़ दो, आ और ऊ से बना है ना ये, यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो स्वर में इतना ही है जितना मैंने बताया, इस तरह से स्वर समाप्त होता है। क्या रोगी समझ में नहीं आ रहा? नहीं क्या समझ में आए तो बोलिएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो, उसके लिए रीजनिंग और हिंदी ज्यादा जरूरी है, ये मैं शुरुआत से बताता रहा हूँ। पूरी हिंदी पूरी रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। मिटा देना। इसे मिटा दे। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण। स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से। व्यंजन की संख्या 33 है। अब ये जो 33 है, इसमें सबसे पहले का खा गा घा अंगा आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? का वर्ग। लिख दे रहे हैं, जैसे का है, खा है। इसी तरह है चा वर्ग। हर एक वर्ग में 5 अक्षर है, क्यों? फिर आएगा टा वर्ग, टा वर्ग आएगा, फिर ता वर्ग आएगा, फिर पा वर्ग आएगा। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 25। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। मगर जो उच्छ्रित व्यंजन है वो भी इसी में है, टा वाली लाइन में आएंगे ना, ये उच्छ्रित व्यंजन जो दोनों थे, ये दोनों। तो इस तरह से 25 2 27। 27 आप ध्यान रखिए, जब विकल्प में 25 ना रहे तो 27 सही हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन और ये है उच्छ्रित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं, उच्छ्रित या द्विगुण व्यंजन। अब इन स्पर्श व्यंजन का जो आखिरी वाला है, अंगा है, या है, अड़ा है, नाव, मा, इनको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन। समझ पाए नहीं? लास्ट वाले जो हैं और अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जो महस्वर सूत्र हैं पाणिनि के, इनमें एक ही सूत्र में रखे हुए हैं यंगणनम। टोटल 14 है संख्या ना, तो यंगणनम में सभी अनुनासिक व्यंजन हैं। तो काखा गाघा अंगा जो है का वर्ग, और ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसको जो है जो का वर्ग है, का वर्ग को कंठ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन, या इसी को कहते हैं कोमल तालव व्यंजन। ये यहाँ का आड़ा नामा लिखिए नहीं आपको, अनुनासिक व्यंजन है ना।
ये कंठ व्यंजन है या इसी को बोलते हैं कोमल तालव्य व्यंजन, और इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन बोलते हैं, या इसी को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। टावर को क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। तो यहीं भी आप जहां लिखे हो ना उसी के सामने लिख लो आप। टावर को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टावर को क्या बोलते हैं? दंत व्यंजन। और पावर को बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। पावर को ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। टावर को दंत व्यंजन, टावर को मूर्धन्य व्यंजन, चावर को तालव्य व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कावर को कंठ व्यंजन या कोमल तालव्य व्यंजन, और यांगा अणनामा को अनुनासिक व्यंजन। ये ध्यान रखना है अनुनासिक वर्ण में नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। अक्सर एग्जाम में आता है लोग लिख देते हैं, लोग जो जिसमें विकल्प दिया रहता है नाक से हवा निकलती है उसी सही कर देते हैं। तो ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो बिना मुख के उच्चारित हो सके। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें नाक के साथ साथ मुख से भी हवा दोनों से निकलती है, नाक और मुख से, तो उनको अनुनासिक बोलते हैं। उच्छिद व्यंजन ये डा ढा इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, तो बीच में आते हैं बाद में आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 या 27, दोनों ध्यान रखिए। विकल्प में जब 25 न रहे तो 27 भी सही हो जाएगा। लिखिए इसे। ये इसके बाद मां के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यारा लाव वा, इसमें जो या वा है या वा को आर्ध स्वर कहते हैं, और रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है वस्य व्यंजन। जो वस्य व्यंजन होता है जिसमें जीवा दांत और मसूड़े को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको दंत और मसूड़ा भी इसके आगे लिखा गया है। वस्य व्यंजन इसमें ना आता है, रा आता है, ला आता है और दंती सा। ये दंत मसूड़ा व्यंजन है, दंत प्लस मसूड़ा। और एक है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ कौन सा है? वा को दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो नए स्टूडेंट इतना समझ पाए नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? नए स्टूडेंट कुछ बोल नहीं रहे। ये इतना समझ में आ गया? क वर्ग कंठ व्यंजन या फिर कोमल तालव्य व्यंजन, च वर्ग तालव्य व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ट वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन। और मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री है ना। ता वर्ग को दंत व्यंजन और पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन। पा वर्ग मतलब पापा बाबा मां सबसे है ना। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा को कहते हैं। यारा लावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? या और वा को लुंठित व्यंजन, रा को जीवा आधार विभक्ति है, उसीलिए इसका नाम लुंठित व्यंजन पड़ गया। पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। इसके उच्चारण में पास से हवा निकलती है, मुख के जो पास होता है। तो हमारे ऋषि मुनि ने जो भी नाम रखे हैं, तो नाम जीवा मुख गुहा में किस किस भाग को स्पर्श करते हैं उसी आधार में रखे गए हैं। जैसे अगर इसका नाम तालव्य व्यंजन है तो इस समय जीवा किसको स्पर्श करेगी? ताल को स्पर्श करेगी।
अगर दांत को स्पर्श करती है तो दंत व्यंजन। आप ता था दा था ना बोल के देखो, हर बार जीवा किसको स्पर्श कर रही है? दांत को स्पर्श कर रही है। तो मुख गुहा के अलग अलग भागों में जिस भाग को जीवा स्पर्श करती है उसी के आधार पर नाम पड़ेंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर या इसी को कहते हैं कंपन के आधार पर। घोषत्व या कंपन के आधार पर दो प्रकार के हैं। वह एक है घोष, घोष को ही साघोष भी कहते हैं, और दूसरा है आघोष। घोष और आघोष, तो जिनके उच्चारण में गले में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। इसमें वर्ग का पहला एवं दूसरा अक्षर है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है। इसके अलावा अच्छा, यहाँ घोष ऊपर लिखा है। जो घोष है इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा होगा और या रा लावा होगा और हा भी होगा इसमें, और इसके अलावा सभी स्वर होंगे। आघोष में वर्ग का पहला, दूसरा है और तीनों सा। याद है नहीं? आघोष में वर्ग का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीनों सा हो गए, और साघोष या घोष में वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, यारा लावा और हा। यारा लावा अंत स्वर है, हा है, और सभी स्वर है। तो ये घोषत्व के आधार पे हो गया। व्यंजन के दो प्रकार हैं। इसे मिटा दें। अगला है प्राणत्व के आधार पे। तो प्राणत्व का मतलब, प्राण मतलब वायु होता है। प्राण मतलब क्या होता है? वायु होता है। तो जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में अधिक हवा बाहर निकलती है, इस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। वहां कंपन के आधार पे किया गया था वर्गीकरण, यहाँ प्राणत्व के आधार। तो इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण दो हैं। तो जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में कौन कौन शामिल है? अल्प मतलब थोड़ी आवाज में बाहर निकले। तो इसमें वर्ग का पहला है, तीसरा है और पांचवा है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन किसमें आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। लिख पा रहे हो नहीं आप लोग? कि मैं मिटा ही दे रहा हूं, आप लोग लिख नहीं पा रहे? नए स्टूडेंट लिख तो पा रहे हैं ना? नहीं, ऐसा ना हो कि मैं इधर मिटाता चला जाऊं, पूरा आप छोड़ते चले जाए। क्या पुराने वाले एक बार लिखे हैं मगर नए वाले तो लिखे नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा है महाप्राण। तो अब किसी भी वर्ग में जो बचा है, यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, बचा गया, दूसरा और चौथा बचा। तो वर्ग का दूसरा तथा चौथा है, और इसके अलावा तीनों सा है। तीनों सा और हा को मिला के उसमें व्यंजन कहते हैं।
तो आप ऊ से व्यंजन भी लिख सकते हो। ऊ से व्यंजन में तीनों सा है और हा, तो ये शामिल है। तो घोषक के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हो गया, प्राणत्व के आधार पे हो गया। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, इसके अलावा ऊ से व्यंजन है ना, ये बताना भूल गए थे। ऊ से व्यंजन या इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊ से व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इसके अंदर कौन कौन से हैं? सा है, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको तालब सा बोलते हैं ना। इससे एग्जाम में अगर आ गया कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, आप तुरंत बता दो कि कहाँ से होता है, ताल से होता है। उच्चारण के नाम आधार पे नाम पड़ा है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूर्धन्य सा और इसका क्या नाम है? और ये जो हा है, हा के उच्चारण में सबसे अधिक वाव बाहर निकलती है। कई बार एग्जाम में भी यही आया, किस वर्ण के उच्चारण में सर्वाधिक वाव बाहर निकलती है? तो सर्वाधिक वाव किसके उच्चारण में बाहर निकलती है? हा के। इसे जो है काकल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल व्यंजन, या इसी को कहते हैं स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। काकल या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन किसे बोलते हैं? हा को बोलते हैं। तो व्यंजन के संदर्भ में जो कुछ बताया गया स्पष्ट है नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग है जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग को कंठ व्यंजन या कोमल तालब व्यंजन कहते हैं और चा वर्ग को तालब व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन, ता वर्ग को दंत व्यंजन और पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन और हर एक वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण है उसे अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। 5 है यहाँ का आना नामा और नासिक स्वर भी जो है जिसमें आना और चंद्र बिंदी वाली स्वर आ जाए और नासिक स्वर में आ जाते हैं। और इसके अलावा अंतस व्यंजन या अलावा है जिसमें या को आठ स्वर कहते हैं, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं और ला को पार्श्व व्यंजन कहते हैं। दंत मसूड़ा व्यंजन या फिर वस्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीवा, दांत और मसूड़े का स्पर्श करे। इसके अंतर्गत ना, रा, ला, सा, दंती सा ये वर्ष व्यंजन में आते हैं। ये दंती सा, तालब सा, मूर्धन्य सा क्या है ये भी आप समझते रहो, क्योंकि ये भी शुद्ध अशुद्ध शब्दों को समझने में मदद करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो का वर्ग था, 4 वर्ग थे ना, 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो चा वर्ग है हमेशा इसके साथ कौन सा व्यंजन आता है? कौन सा सा आता है? तालब सा आता है। टा वर्ग के साथ मूर्धन्य सा आता है और ता वर्ग के साथ दंती सा आता है नहीं? जैसे देखो अगर लिखा है स्थान, स्थान लिखा है, ये देखो था जो है किसका है? था, ता वर्ग का है ना, ता वर्ग का है। देखो ता वर्ग के साथ कौन आएगा? दंती सा आएगा। दंती सा आया नहीं? बात समझ में आ रही है ना? और अगर इसी तरह लिखा है कष्ट, ये टा वर्ग का है, मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य के साथ देखो मूर्धन्य सा आया है। वही कि अगर आप इसको ध्यान देते हो तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों को समझने में भी मदद मिलेगी आपको। तो व्यंजन को लेकर जो बताया गया व्यंजन के संबंध में सब की समझ में आया? इसे मिटाएं? अभी नहीं मिटाएं। और एक और ध्यान रखिए आप, कभी कभी आ जाता है पड़ी रेखा वाला व्यंजन, पड़ी रेखा वाला व्यंजन आ जाता है। कौन सा व्यंजन पड़ी रेखा वाला है, कौन सा व्यंजन बिना पड़ी रेखा वाला है? बता रहे हैं ना उससे।
ये पड़ी रेखा वाला व्यंजन। ये पड़ी रेखा वाला व्यंजन क्या है? जैसे देखो लिखा है का, ये लिखा है चा, ये लिखा है छतरी वाला छा है ना। इसमें देखो ये जो रेखा है यही है पड़ी रेखा। एक हो जाएगा पड़ी रेखा वाला व्यंजन और ये भी हो जाएगा पड़ी रेखा वाला व्यंजन, जबकि ये पड़ी रेखा वाला व्यंजन आसान है ना। हाँ, ये जो रेखा है पड़ी रेखा है तो पड़ी रेखा वाला व्यंजन कहलाएगा और ये पड़ी रेखा वाला व्यंजन नहीं होगा। और एक इससे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आप जानते हो, एक है अमानक वर्ण। अमानक वर्ण क्या है? जैसे आप झा बनाए, झा में ऐसे कर दिए तो ये हो गया अमानक वर्ण। इस तरह का वर्ण कभी भी मिलता है आपको, हक आदि शब्द लिखे जाते हैं, ऐसे बना रहता है अमानक वर्ण, का की तरह यहाँ लगा रहता है, ये अमानक वर्ण कहलाता है। तो पड़ी रेखा वाला व्यंजन और अमानक वर्ण समझ पाए नहीं? बातें छोटी छोटी हैं मगर जानकारी रहे आपको। आगत स्वर या आगत व्यंजन कौन से हैं वो भी जान लीजिए आप। हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे स्वर या व्यंजन जो विदेशी भाषाओं के वही आगत स्वर या व्यंजन कहलाते हैं। तो आगत स्वर या व्यंजन कौन कौन से हैं? आ, का, ये आ स्वर हो जाएगा, का, खा, गा, जा और था, ये क्या है? आगत व्यंजन हो जाएंगे ना। ये वाला हो जाएगा बिना बिना बिंदी वाला चांद जिसमें रहे, तो ये आगत स्वर हो गया और ये आगत व्यंजन हो गया। ये इंग्लिश भाषा में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? इंग्लिश। जैसे लिखा है डॉन बास्को कॉन्वेंट, तो वहां प्रयोग होगा। बहुत सारे शब्द हैं, डॉक्टर हैं, उसमें प्रयोग होता है। बिना बिंदी वाला चांद है तो ये एक आगत स्वर है। तो आगत स्वर या आगत व्यंजन अगर एग्जाम में है तो यही है। और ये जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है का, खा, गा, जा और फा। तो का, खा, गा, जा, फा में नुक्ता का प्रयोग होता है। नुक्ता का प्रयोग को प्रचलन हिंदी भाषा में किसके द्वारा किया गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा में नुक्ता का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रारंभ किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा। अब नुक्ता का प्रयोग होता है किस किस स्थिति में? तो जब का की इंग्लिश क्यों प्रयोग हो, का इंग्लिश क्यों प्रयोग हो, खा की इंग्लिश के एच प्रयोग हो, गा की इंग्लिश जी एच और जा की इंग्लिश जेड प्रयोग हो और एफ की इंग्लिश हा की इंग्लिश एफ प्रयोग, तो वहां पे नुक्ता का प्रयोग होगा। बाकी का इंग्लिश के भी होती है ना, जैसे कमल लिखो के तो वहां पर नुक्ता प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब का इंग्लिश जो है क्यों प्रयोग होगी तो वहां पर नुक्ता प्रयोग होगा। जैसे अगर आप कयामत लिखो, कयामत लिखो, किसकी इंग्लिश लिखो ना, वहां क्यों से शुरू होगा। और इसी तरह मुकाबला लिखो, मुकाबला लिखोगे तो भी उसमें भी क्यों आएगा, है नहीं? तो ऐसे शब्द हैं जिनमें का इंग्लिश क्यों आए तो वहां पर नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। और खा से जैसे खुर्रम आप लिखो तो के एच प्रयोग होगा ना, तो वहां पे आएगा। और जैसे गा से आप गुलाम लिखो, गुलाम लिखो तो क्या होगा? जी एच यू या ले होगा ना, तो ऐसे में गा के नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा। ये इंग्लिश इसकी कहाँ क्या प्रयोग होगा? साधारण पेज में नुक्ता का प्रयोग होता है। नुक्ता का प्रयोग का प्रचलन हिंदी भाषा में किसके द्वारा दिया गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। तो ये इतने आगत वर्ण है जिनको आप पहचान रखें। अगर एग्जाम में आ जाता है इनमें कौन सा विदेशी वर्ण है, आगत ध्वनि आगत वर्ण है, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश जेट कहाँ प्रयोग होती है? जैसे जहर लिखा है, जमीर लिखा है, जमीर जेड ई आर होता है, जहर का जेड एच ए आर, तो जहर हो जाएगा। तो इसमें नुक्ता का प्रयोग होगा। या जैसे फला लिखा है ना, तो
फना लिखा है तो फना में इंग्लिश क्या हो जाएगी फना की? या फेन है। इसी तरह फेना अगर लिखा है फेना ही लेना तो वहां भी फा इंग्लिश क्या हो जाए? या होगी ना। तो फेना लिखने में भी फा के नीचे लिख दिया जाएगा। तो वर्णमाला के चैप्टर समाप्त होता है। एक बार मैं पूरा रिवीजन कर दे रहा हूं, आप पूरा एक बार फिर समझ लीजिए। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण मिलते हैं तो अक्षर बनता है, अक्षर मिलते हैं तो शब्द या पद बनता है। पद जो होता है स्वतंत्र नहीं होता, किसी न किसी वाक्य में होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। पद मिलते हैं तो पदबंध बनता है, और पदबंध मिलके उपवाक्य बनाते हैं। उपवाक्य से वाक्य बनता है, और भाषा की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है। फिर हमने आपको स्वर की परिभाषा बताया। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर 11 हैं और इनका वर्गीकरण कई आधार पे किया गया है। मात्रा के आधार पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता है। पाणिनि ने मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया है। हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुक स्वर। हरस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, छंदों में इनके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, हरस्व स्वर की तुलना में छंदों में इनके लिए 2 मात्रा का प्रयोग होता है। और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय पुलुक स्वर में लगता है। इसके बाद है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 4 प्रकार के हैं, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त। याद आपको क्या करना है? याद आपको संवृत्त करना है। संवृत्त में ई है और ऊ है, दोनों ई और दोनों ओ। और फिर उसके बाद अर्धसंवृत्त में ओ है, ओ और ए। फिर विवृत्त में बड़ा आ है, बाकी जो भी बचे हैं वो सब अर्धविवृत्त में। तो अगर एग्जाम में आए तो आप। इसके बाद फिर है जीवा के आधार पे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्रस्वर में ई है और ए है। मध्य स्वर में केवल छोटा आ है, बाकी सब पक्ष स्वर है। फिर नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पे है निरनुनासिक और अनुनासिक। तो जो अनुनासिक है जिनमें बिंदी छंद बिंदी है, बाकी सब जो है निरनुनासिक है। और एक है ओंठों के आकार के आधार पे, तो वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ओंठ वृत्ताकार होंगे कब? जब आप ऊ बोलोगे। तो ऊ वाले हैं, ऊ वाले कौन से हैं? 4 हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। एक और बात ध्यान रखना है, ए ऐ ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और स्वर के मिलने से बने होते हैं। आ और ई के मिलने से ए और आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। यदि इनमें से कोई दीर्घ हो जाता है तो फिर ऐ और औ आता है। फिर व्यंजन आते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। इसके भी कई भेद हैं, कई प्रकार हैं। तो इसमें स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25, और अगर उत्सित व्यंजन को शामिल करते हैं तो संख्या 27 होती है। फिर हर एक वर्ग का आखिरी जो वर्ण है वो कहलाता है अनुनासिक व्यंजन। इया, अंगा, अणा, नामा। और नासिक व्यंजन है। क वर्ग के जो और नाम है कंठ व्यंजन है, और कोमल तालव्य व्यंजन है। च वर्ग का तालव्य व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ट वर्ग का मूर्धन्य व्यंजन और ता वर्ग का दंड व्यंजन। च वर्ग का नहीं, पा वर्ग का फिर ओष्ठ व्यंजन है। फिर अंतस व्यंजन आता है, या, रा, ला, वा। यही है ना अंतस व्यंजन। फिर या, वा को अर्ध स्वर, अर्ध स्वर में या, वा आते हैं। वा को जो है दंत ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। और रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, और ला को पाशु व्यंजन, और दंत और मसूड़ा उच्चारण जिनको होता है वस्य व्यंजन। नारा, ला, सा, नारा, ला, सा है। इसके बाद फिर ऊस व्यंजन है। ऊस व्यंजन में तीनों सा और हा है। ऊस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान ये रखना है, संघर्षी व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन अलग अलग है। ऊष्म संघर्षी में चा वर्ग आता है, संघर्षी में सा, 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 हा आते हैं। तो जो हा है, हा उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। सर्वाधिक वाव बाहर निकलती है, इससे सर्वाधिक वाव बाहर निकलती है।
इसको काकल व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहते हैं हा को। अब घोषत के आधार पे और प्राणत के आधार पे दो भेद हैं। घोषत के आधार पे दो भेद हैं, आघोष और साघोष। जो साघोष है उसी को घोष कहते हैं। घोष और साघोष साथ में लिखे हैं ना। हाँ, जो साघोष है वो घोष भी कहलाता है। साघोष के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, सभी स्वर आते हैं। इसके अलावा या रा वा आता है, या रा ला वा, और हा भी इसी में है। इसके बाद फिर आघोष है। आघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इसके अलावा सा आता है, हा नहीं आता, तीनों साथ हैं। फिर इसके बाद प्राणत के आधार पे, प्राण बने वाव होता है, मुख से वाव निकलने के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। दो हैं, आलो प्राण और महाप्राण। आलो प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा है। और आलो प्राण के अंतर्गत यारा लव आते हैं, और महाप्राण के अंतर्गत सा या उसमें व्यंजन आते हैं। तो इतना आपको ध्यान रहे। और फिर मैंने बताया नुक्ता का प्रयोग प्रारंभ किसने किया, नुक्ता प्रयोग कहाँ होता है, उसके लिए अंग्रेजी निर्भर करती है कि उस अक्षर की अंग्रेजी किस शब्द में क्या होगी। तो जब का की अंग्रेजी क्यों आ जाए, खा की अंग्रेजी के आ जाए, गा की जी आ जाए, जा की जेड आ जाए, फा की अब, तो वहां पे नुक्ता का प्रयोग होता है। आगत स्वर या व्यंजन कौन से है, तो आगत स्वर आ है, बिना बिंदी वाला चांद है, आगत स्वर है। का, खा, गा, जा, फा, ये आगत ध्वनियां हैं। इनको अरबी फारसी की भी ध्वनियां कहते हैं। का, खा, गा, जा, फा किसकी ध्वनियां हैं, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। और ये खा आपको याद रखना है, उर्दू का अक्षर है। खा उर्दू का अक्षर है। का, खा, गा, जा, फा अरबी फारसी के हैं। पड़ी रेखा वाला व्यंजन क्या होता है, पड़ी रेखा वाला जिसमें पड़ी रेखा हो, जैसे का है, खा है, गा है, खा है, मगर अंगा नहीं है ना, अंगा पड़ी रेखा वाला व्यंजन नहीं है। अमानक वर्ण क्या होता है, अमानक वर्ण झा की भांति होता है। कुछ शब्द इससे हैं, जैसे भक्त होता है, भक्त लिखा जाता है अमानक वर्ण से। एग्जाम में जाए कि किस प्रकार का वर्ण है, तो अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से वर्णमाला आप लोगों की पूरी होती है। बंद कर दीजिए।